7:30 बजे दाना को डॉक्टर के बच्चों का ख्याल रखने के लिए जाना था, लेकिन वो कभी भी काम पर लेट नहीं हुई थी। उस दिन वो काम पर लेट हुई। उसके कलीग्स को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। 11 बजे पुलिस दाना के घर पे पहुंचती है। बाहर से देखती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। शीशे के अंदर से झांक कर देखती है, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे कि डाउट किया जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। वो पीछे के दरवाजे से घर में एंटर होती है। वहाँ जो देखती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। सबसे पहली चीज जो उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो थी उस कमरे की एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। एक ऐसी खामोशी थी जो मौत के बाद वाली होती है। तभी उनकी नजर पड़ती है सोफे पर। सोफे पर दाना की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी को इस तरीके से रोल किया गया था, हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे, मतलब काफी स्ट्रगल हुआ था। उसके गले पर स्कार्फ के निशान थे, मतलब कि गला घोट कर मारा गया था। मेडिकल एग्जामिनर्स ने बताया दाना को उसके ही हाथों से गला घोट कर मारा गया था। उसके नाक से ब्लड सूखा हुआ था, मतलब उसे फोर्सफुली रोका गया है। जो सबसे डरावनी बात थी इसमें वो थी ब्लड के स्टेन कारपेट पर थे जहां उसकी बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब किलर ने उसको कहीं और मारा था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को सोफे पर रखा था, जिसको देखकर ये लग रहा था कि किलर ने काफी कैलकुलेटिव तरीके से मर्डर किया है। दाना के नीज और एल्बोस पर स्ट्रगल के निशान थे, मतलब उसने जान बचाने की कोशिश करी थी पर उसकी हिम्मत टूट गई। फॉरेंसिक्स ने जब कारपेट पर लुमिनल सॉल्यूशन यूज किया तो पता चला कि दाना को पहले फ्लोर पे मारा गया था, फिर काउच पर उसकी बॉडी को रखा गया था। लेकिन किलर ने इतना सब कुछ किस मोटिव के लिए किया था, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसके बाद उसकी बॉडी को ब्लैक कपड़े से ढक दिया गया था। दाना एक 36 साल की लेडी थी जिसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी वाली बेटी की उम्र 8 साल की थी। वो पुआलप वॉशिंगटन में रहती थी। बहुत ही शांत शहर था जहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम था। लेकिन अगस्त 2001 में ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद पता चला कि दाना की मौत रात को 1 बजे से 7:30 बजे के बीच में हुई थी। एक पड़ोसी ने 1 बजे के आसपास किसी औरत के चिल्लाने की आवाज भी सुनी थी। इन्वेस्टिगेटर्स का दाना के एक्स हस्बैंड, करंट बॉयफ्रेंड और एक स्टॉकर इनके ऊपर शक गया। सबसे पहला शक गया एडम पर, जो एक केबल गाय था। दाना ने उसको हायर किया था अपने घर के काम के लिए। जब दाना ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था तो ऑब्सेशन में वो दाना को स्टॉक करने लग गया था, उसको फ्लावर्स भेजने लग गया था, क्रीपी टेक्स्ट करने लग गया था। ये सारी बातें उसने अपने फ्रेंड से भी शेयर की थी और ये भी बताया था कि इन फ्यूचर अगर उसे कुछ भी होता है तो ये सारी जिम्मेवारी एडम की होगी। पुलिस ने एडम से क्वेश्चनिंग की, लेकिन जब उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पता चला कि उस वक्त जब ये मर्डर हुआ था तब एडम वहां पर था ही नहीं। उसके बाद शक के घेरे में आया जूलियन, जो दाना का एक्स बॉयफ्रेंड था। 35 साल का आदमी था जिसका अफेयर दाना के साथ चल रहा था। हालांकि दाना उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ही कहती थी और इसी बीच वो एक और लड़के को डेट करी थी जिसका नाम था मैट। लेकिन जिस टाइम पे मर्डर हुआ था जूलियन और मैट दोनों उस लोकेशन पे नहीं थे। शुरुआत में मैट की प्रोफाइल पुलिस को काफी डिस्टर्बिंग लगी। मोटरसाइकिल राइडर था, ड्रग्स एंड अब्यूसिव बिहेवियर की पास्ट हिस्ट्री रही थी उसकी। मैट पे शक करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन मैट और दाना के बीच में बात हुई थी। लेकिन मैट ने पुलिस को ये बात कंफर्म करी कि जब उसकी बात हो रही थी तब वो काफी अनईजी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके घर में और भी कोई है। धीरे धीरे करके पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिलती है। एंड में उनका शक जाता है उसके एक्स हस्बैंड पे, यानी कि सैम पर। सैम और दाना रिसेंटली अलग हुए थे। सैम ने दाना के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी। जब पुलिस ने सैम से पूछा तो सैम ने बताया कि जिस टाइम पे मर्डर हुआ था उस टाइम पे वो अपने घर पे था और उसका घर यानी मर्डर प्लेस से 5 घंटे की दूरी पर था। पुलिस ने सारे चेक्स फॉलो किए लेकिन कोई भी सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट नहीं था इनमें से। तो फाइनली उसका मर्डर किया किसने था और क्या रीजन था? इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पे पहुंच गई थी। पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था। तभी ये केस जाता है FBI के पास। FBI ने पूरे केस की दोबारा से डिटेल में जांच की तो उन्हें पता लगा कि ये कोई साइकोटिक बिहेवियर है। जिस तरीके से डेड बॉडी के ऊपर काला कपड़ा रखा गया था ये साइको किलर के बिहेवियर को शो करता है, क्योंकि मर्डर काफी इम्पल्सिव और अनप्लान्ड तरीके से था, क्योंकि खून के स्टेन कारपेट पे थे और बॉडी को सोफे पर रखा गया था। तब वो चेक करती है फ्यूनरल की फुटेज, जहाँ पे इनको सबसे बड़ा क्लू मिलता है। और उस फ्यूनरल की फुटेज से एक नाम निकल के बाहर आता है जो नाम था एमेंडा का। अब उसने जो फूल उस फ्यूनरल पे रखे थे उस फूल के अंदर एक कार्ड था जिस कार्ड पे लिखा हुआ था, आई एम सॉरी, आई वॉजंट द बेस्ट नीस, आई हैवंट यूज्ड ड्रग्स इन 34 days एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। पुलिस ने सोचा कि गिल्ट का इमोशन काफी स्ट्रॉन्ग है। एमेंडा का पास्ट काफी अनस्टेबल सा रहा है, उसकी ड्रग हिस्ट्री रही है एंड दाना के घर उसका आना जाना काफी फ्रीक्वेंटली था। एमेंडा ने पुलिस को बताया कि उसका
और दाना का बॉन्ड बिल्कुल मदर डॉटर जैसा था। एंड दाना ने अपने घर का बैकडोर हमेशा खुला रखती थी ताकि एमेंडा और उसके दोस्त कभी भी घर में आ सकते हैं। धीरे धीरे पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन अब एमेंडा के ग्रुप पर चली जाती है। उनके ग्रुप का एक लड़का था जैन, बहुत ही एग्रेसिव था और एमेंडा के साथ उसका रिलेशन भी था और वो रिलेशन काफी वायलेंट था। जैन का बैकग्राउंड चेक किया, ड्रग्स, वायलेंस, क्रिमिनल हिस्ट्री, सारे रिकॉर्ड मिले, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो कि जैन किलर है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर पहुंच चुकी थी। तभी एक और नया नाम सामने आता है। वो नाम था एमेंडा की फ्रेंड एमिली का। एमिली की एज 17 साल थी, काफी एग्रेसिव थी एंड पास्ट की ड्रग हिस्ट्री भी थी। पुलिस को एमिली की प्रोफाइल काफी डिस्टर्बिंग लगी। उसके ग्रुप में उसको लोग म्यूटेंट भी कहते थे क्योंकि वो लड़कों से लड़ाई करने लग जाती थी एंड इनफैक्ट हरा भी देती थी। फाइनली पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए एमिली को बुलाया और उसके बिहेवियर को सस्पिशियसली ट्रैक किया। तो एमिली ने बताया कि उस टाइम पे जिस टाइम मर्डर हुआ था वो पार्टी कर रही थी एमेंडा के साथ। ये दोनों रात को 12 बजे पार्टी से बाहर निकले थे। पुलिस ने एमिली के रूम को सर्च किया, वहां पर उन्हें एक बहुत ही हैरतअंगेज चीज मिली। उनको एक एमिली की डायरी मिलती है जिसके अंदर उसकी विश लिस्ट लिखी हुई थी और उसकी उस डायरी के अंदर पुलिस को एक क्लू मिलता है, किल समवन एंड नॉट गेट कॉट। और एक और जगह एक और चीज मिलती है, आई वॉन्ट टू चोक एमेंडा लाइक आई चोक्ड हर आंट। डायरी में ये सारी चीजें देखकर पुलिस शॉक हो गई। ये काफी शॉकिंग कन्फेशन था क्योंकि ये वाली बात किसी को भी नहीं पता थी कि दाना की मौत गला घुटने की वजह से हुई है और ये डिटेल खाली किलर ही जानता था। एमिली ने दाना का मर्डर किया था, बट क्यों? रात को 12 बजे पार्टी से आने के बाद ये दोनों एमेंडा और एमिली दाना के घर पे गए थे पीछे वाले दरवाजे से। वहां पर दाना की मुलाकात इनसे होती है। ये दोनों नशे में थे। इन्होंने कुछ पैसों की डिमांड करी पर दाना ने उन्हें देने से मना कर दिया। इसी बीच एमिली ने दाना पर अटैक कर दिया। एमेंडा उसको रोक नहीं पाई क्योंकि वो भी कॉन्शियस में नहीं थी और बाद में एमिली ने दाना के स्कार्फ से ही उसका गला घोटकर उसको मार दिया। रात को 1 बजे दाना के नेबर ने जो चीख सुनी थी वो चीख दाना की ही थी। 3 बच्चों की माँ, एक प्रोटेक्टिव आंट और एक बहुत ही अच्छे इंसान जिसने एमेंडा को अपने बच्चों की तरह रखा था एंड उसके फ्रेंड्स को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। बट एक इम्पल्सिव और जेलसी वाले रेज की वजह से उसकी मौत हो गई। अक्सर क्राइम्स में ये चीज़ देखी गई है कि क्राइम करने वाला हमारा अपना ही होता है। इस केस ने एक बार फिर दिखाया है कि किलर हमेशा स्ट्रेंज नहीं होता है। कभी कभी वो लोग होते हैं जिन्हें हम खुद अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने घर में बुलाते हैं। सेम ऐसा इस केस में भी हुआ। ये था 2001 में हुआ वॉशिंगटन में एक शॉकिंग केस, दाना लास्कोवास्की का केस।